गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 16 जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू के थ्रू करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं। लेट्स सी द 10 टॉपिक्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। म्यूचुअल फंड्स के बारे में देखेंगे, आईपी के बारे में जानेंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में भी जिक्र किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, इसके बारे में जानेंगे। पोंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हमारा एक क्वेश्चन रहने वाला है। केवीआईसी के बारे में डिस्कस करते हुए मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को देखेंगे। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हुए फाइनली स्वामी विवेकानंद के बारे में एक क्वेश्चन बनाया है। आप में से काफी सारे लोग जो है वेरियस एग्जाम्स के लिए तैयारी करें तो पिछले एक साल के जो करंट अफेयर्स है जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक, ये पूरे के पूरे करंट अफेयर्स एमसीक्यू की फॉर्म में नेटमॉक आईएएस के एप्लीकेशन के ऊपर फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मंथ वाइज जो है कैटेगराइजेशन किया हुआ है, तो आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो फ्री यहाँ पे करंट अफेयर्स है पिछले 12 महीने के उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर जनवरी के महीने में जाइएगा। वहां पर जनवरी फरवरी मार्च इस तरीके से मंथ वाइज कैटेगराइजेशन और आप उस स्पेसिफिक मंथ के जो करंट अफेयर्स होंगे वो कर पाएंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ रखी गई है 6 मार्क्स आपको मिनिमम स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर आता है तो आप इसे उसी वक्त दोबारा से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट म्यूचुअल फंड्स। पूछा गया म्यूचुअल फंड्स को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। इंडियन इकोनॉमी का पार्ट है, वैसे काफी बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक पार्ट में से आता है। लेट्स सी क्या पूछा गया। इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट ऑन देयर बिहाफ इन डेट एंड इक्विटी। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली ये काफी सारे इन्वेस्टर से पैसे इकट्ठा करते हैं और उन्हें डेट और इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। इट डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर इट, और ऐसा करने के लिए कोई फी चार्ज नहीं करते हैं। फ्रॉम जनवरी 1 सेबी मेड मैंडेटरी फॉर ऑल म्यूचुअल फंड टू असाइन अ रिस्क लेवल टू स्कीम एट द टाइम ऑफ लॉन्च। यहाँ पे सेबी ने कहा है जनवरी 1 से इसी महीने में कि आपको जो रिस्क लेवल है हर स्कीम के साथ उसको अटैच करना जरूरी है। सोचिए फिर इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात करी जाए तो यस, होता क्या है, जब भी आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड के बारे में एडवर्टीजमेंट आती है, सो जहाँ पे ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं दे वांट यू टू इन्वेस्ट योर मनी। आप अपने पैसे को इन म्यूचुअल फंड्स में आप लगाएं ताकि फर्दर ये इसे इन्वेस्ट करके इस पैसे पे पैसा कमा सके और आपको एक स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा रिटर्न कर सके। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1 लाख रुपीज है, आपने इसे म्यूचुअल फंड में लगाया, तो म्यूचुअल फंड में जो इसको मैनेज कर रहे हैं लोग वो आगे इस पैसे को लगाएंगे। ऐसे 1 लाख आपसे लिया, 1 लाख किसी और से, ऐसे करते करते मान लीजिए 100 लोगों ने 1 लाख दे दिया, इनके पास 1 करोड़ हुआ, इन्होंने आगे इसे इन्वेस्ट किया और इस पे मान लीजिए 30% इन्होंने रिटर्न कमाया। 30 में से क्या करेंगे, 10% या 15% खुद रख लेंगे, रिमेनिंग 15% आपको जितने भी लोगों ने पैसा दिया था उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो स्टिल इट इज मच मोर बेनिफिशियल देन द बैंक, जैसा कि वो शो करते हैं। कई बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक से भी कम हो सकता है, देयरफॉर दे ऑलवेज से कि इट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ध्यान रखिएगा। सो इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम लार्ज इन्वेस्टर, बिल्कुल ठीक है। क्या इसके लिए कोई फी चार्ज नहीं करी जाती? नहीं, देयर इज अ फी जो कि वो चार्ज करते हैं। और अभी रिसेंटली एक न्यूज थी जिसकी वजह से थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। और न्यूज क्या थी, सेबी ने कहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का डिसीजन है, रिस्क को मीटर दिया जाएगा। बेसिकली इसमें होगा क्या, जनवरी 1 से यहाँ पे जो आपके वेरियस म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनको रिस्क लेवल जो है वेरियस स्कीम के हिसाब से देना पड़ेगा। 6 स्टेजेस इसके लिए डिसाइड करी गई है, जो कि लो से शुरू होगी और वेरी हाई, और रिस्क एलिमेंट आपको बताया जाएगा ताकि आप एक सही तरीके से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सके। आपको नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि क्या जिस म्यूचुअल फंड में मैं इन्वेस्ट करने जा रहा हूं वो वेरी हाई रिस्क का है, लो रिस्क का है, मॉडरेट रिस्क का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट आईआईपी। पूछा है कि आईआईपी के बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज एन इंडेक्स दैट शोज द ग्रोथ रेट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमी इन अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जिसे आईआईपी कहा जाता है, एक इंडेक्स होता है जो कि ग्रोथ रेट शो करता है डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप्स की जो कि इकोनॉमी के अंदर है, और एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम को इसमें कंसीडर किया जाता है। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड बाय सीएसओ मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैट्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। हो सकता है 8 कोर इंडस्ट्रीज इसके अंदर आती है जो कि 60% ऑफ वेट को फॉर्म करती है। आईआईपी का 60% इन 8 इंडस्ट्रीज में से आता है। वैसे मैंने आपको इन 8 इंडस्ट्रीज के बारे में भी पहले बताया है और मैंने आपको बेस ईयर भी बता रखा है आईआईपी का, तो सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि आईआईपी इसके लिखने के तरीके में ही इसका बेस ईयर आ जाता है। आईआईपी में आई 11 जैसा लग रहा है, तो 2 से 11 12 इसका बेस ईयर है, आप मत भूलिएगा कभी इसको।
तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यही होता है। बेसिकली ग्रोथ रेट जो होती है एक पर्टिकुलर पीरियड की देखी जाती है, और ये जो है वेरियस इंडस्ट्रियल ग्रुप्स की होती है। इसमें 8 इंडस्ट्रियल ग्रुप ऐसे होते हैं जो कि एक मेजर पोर्शन फॉर्म करते हैं, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 40%, ना कि 60%। पहली स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम इसी के कंबाइन में मैंने आपको तीसरी स्टेटमेंट भी बता दी कि जो 8 इंडस्ट्रीज है, वैसे मैंने आपको उन 8 इंडस्ट्रीज का नाम पहले भी बता रखे हैं। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखा दूंगा। स्टिल अगर आप लाइव देख रहे हैं, आपको पता है इस चीज के बारे में, तो उन इंडस्ट्रीज का नाम जो भी उन 8 इंडस्ट्रीज में से आपको याद है, आप लाइव सेक्शन के अंदर उसका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। क्या ये कंपाइल मॉस्फी के द्वारा किया जाता है? तो यस, सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं किस किसने यहाँ पे सही बताया। ओके, सो कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये 40%, अप्रॉक्सीमेटली 40% आईआईपी का फॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बात करता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के बारे में, सीसीएस के बारे में। रिसेंटली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी न्यूज में थी, दैट्स व्हाई द क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट पूछती हैं कि इट इज हेडेड बाय डिफेंस मिनिस्टर, इसे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड किया जाता है। डिसीजन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस एक्सपेंडिचर, ये सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा लिए जाते हैं। तो सीसीएस जो है काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है। कौन कौन से डिसीजन है यहाँ पे? चाहे किसी को अपॉइंट करना हो, सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट करनी हो, डिफेंस के अंदर एक्सपेंडिचर करना हो, ये सभी डिसीजन सीसीएस के द्वारा लिए जाते हैं। रिसेंटली इट क्लियर्ड परचेज ऑफ एलसीए तेजस हेलीकॉप्टर फ्रॉम एचएएल, एचएएल से एलसीए तेजस को परचेज करना था। इसकी क्लियरेंस भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दी है। सोचे फिर करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन। चलिए देखिए, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं डिफेंस सेक्टर को लेकर, खास तौर पे चाहे वहां पे किसी की सिग्निफिकेंट अपॉइंटमेंट करनी हो, नेशनल सिक्योरिटी का कोई इशू हो, या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर करने हैं, कोई भी चीज एक्वायर करनी है, कोई भी चीज परचेज करनी है, अगर कोई आपने मिसाइल खरीदनी है या फिर कोई डिफेंस सिस्टम खरीदना है, कोई भी आपने एयरक्राफ्ट खरीदना है, जैसे कि यहाँ पे एलसीए तेजस जो है उसे एक्वायर किया गया है, तो ये सभी डिसीजन जो है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा यहाँ पर लिए जाते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडीज, ध्यान रखिएगा। इज इट हेडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर? तो नहीं, ये डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा हेड नहीं करी जाती। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, प्राइम मिनिस्टर खुद इसको हेड करते हैं। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इनके अलावा जल्दी से बताएं और कौन कौन होता है। क्या होम मिनिस्टर होते हैं इसके अंदर? यस और नो में बताएं जल्दी से। तो यस, अमित शाह जो है वो भी इसके अंदर मेंबर है। क्या इसमें मिनिस्टर ऑफ डिफेंस क्या इसमें होते हैं? तो यस, डिफेंस मिनिस्टर जो अभी राजनाथ सिंह है वो भी इसके अंदर है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या वो इसमें होते हैं? तो यस, वो भी इसमें मेंबर होते हैं, जैसे कि सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो भी अभी इसके अंदर पार्टिसिपेंट है। एट द सेम टाइम क्या फाइनेंस मिनिस्टर वो इसमें होते हैं? तो यस, जो निर्मला सीतारमन जी है वो भी इसके अंदर मेंबर है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज और जो मिनिस्टर्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो आपके पीएम हुए, होम मिनिस्टर हुए, डिफेंस मिनिस्टर हुए, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर हुए, ये सभी इसके अंदर मेंबर रहते हैं, ध्यान रखिएगा। पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हुई, बट सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बता ही दिया। और अभी एलसीए तेजस लेने की बात करी गई है, बिल्कुल करेक्ट है। डी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए, all the committees of the cabinet except that of parliamentary affairs committee and accommodation are chaired and headed by the prime minister। CCPA जो होती है उसे हेड करते हैं आपके होम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी और एकोमोडेशन, तो ध्यान रखिएगा जितनी भी इंपॉर्टेंट कमिटीज है उसमें हेड कौन करते हैं? उसमें हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ 2 कमिटीज को छोड़ के, एक है आपकी सीसीपीए और दूसरी आपकी सीसीए। क्या फुल फॉर्म है? कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। देखिए देयर इज अनदर वन, सीसीपीए कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, तो ध्यान रखिएगा वो भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड करी जाती है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखना है, नहीं तो एग्जाम में जब ये चीजें पूछी जाएगी वहां पे पार्लियामेंट्री अफेयर्स, पॉलिटिकल अफेयर्स सब जाके मिक्स हो जाएगा और फिर वहां पे कंफ्यूजन होकर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, जो हमें नहीं होने देना है। तो सीसीपीए ध्यान रख लीजिए, अपने नोट्स में डाल लीजिए, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड एट द सेम टाइम कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन। ये जो 2 कमिटीज आपकी हैं इसे आपके होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, बाकी सारी जो आपकी कमिटीज होती हैं उसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये कौन चेयर करेंगे? देखिए सुनने में लग सकता है फाइनेंस मिनिस्टर करते होंगे क्योंकि इकोनॉमी से रिलेटेड है, बट इट इज ऑल्सो हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जैसे कि अभी ये जो पर्टिकुलर कमेटी थी जो भी हमने डिस्कस किया, सी दिस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, सुन के लग सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर करते होंगे, बट नहीं, ये भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा करी जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4। पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पोंगल को लेकर यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी थी। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल जो है तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। इट इज एन 8 डेज फेस्टिवल, 8 दिनों का ये एक फेस्टिवल होता है। सो ये एक तरीके से थैंक्स करने का तरीका है, किसको? भगवान को और नेचर को। सोचिए क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं इसके बारे में डिस्कशन। चलिए देखिए, आप में से जो लोग हॉलीवुड मूवीज देखते हैं या फिर जो वेस्टर्न कल्चर से उनको नॉलेज है इस बारे में, तो आपको पता है कि वहां पे थैंक्स गिविंग होती है, राइट? सो हमारे यहाँ पर भी दिस इज अनदर वे ऑफ थैंक्स गिविंग। इट इज ऑल्सो वे ऑफ थैंक्स गिविंग। इसे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कहा जाता है और थैंक्स गिविंग फेस्टिवल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान को, नेचर को एक तरीके से थैंक्स किया जाता है
क्रॉप्स के लिए, अच्छी क्रॉप्स के लिए, ठीक है। मल्टी डे फेस्टिवल होता है जो कि 4 दिन तक मनाया जाता है, 8 दिन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। और यहाँ पे पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु, तो तमिल कल्चर के अंदर इसको मनाया जाता है। और थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में ये जो 3 स्टेटमेंट्स हैं इनको कंसीडर करें और सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इट वर्क्स अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये काम करती है, हो सकता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया जाता है। एंड 2 आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल 243 के एंड 243 जेड ए, ये सुपरिटेंडेंस देते हैं और डायरेक्शन देते हैं कंट्रोल ऑफ प्रिपरेशन की, इलेक्टोरल रोल कैसे बनाना है, इलेक्शंस को कैसे कंडक्ट करना है, कौन से इलेक्शन को, पंचायत के इलेक्शन को एंड म्यूनिसिपैलिटीज को। तो सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी न्यूज थी कि आंध्र प्रदेश की हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडी पोल अनाउंसमेंट, क्योंकि ऐसा कहा गया कि स्टेट के साथ इसको लेकर कंसल्टेशन नहीं करी गई है। दैट्स वाई ये टसल जो थी वो चल रही थी एंड ये यहाँ पर न्यूज जो है बनाई गई है। यहाँ पे क्वेश्चन जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन के ऊपर पूछा जा सकता है, क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर काम करती है? तो ये स्टेटमेंट कहना गलत होगा, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर स्टेट इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। नाउ दिस स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि गवर्नर के द्वारा उन्हें अपॉइंट किया जाता है, ना कि किसके द्वारा, चीफ मिनिस्टर के द्वारा। आर्टिकल 243 के एंड 243 ZA ये बेसिकली बताती है कि किस तरीके से डायरेक्शन किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा, इलेक्टोरल रोल कैसे बनाए जाएंगे, पंचायत के इलेक्शन, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन को कैसे कंडक्ट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज सीरीज एंड क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 500 डेज की सीरीज के बारे में जान लेते हैं। तो दिस इज द 2022 सीरीज, जो कि 500 डेज का हमारा पूरा प्लान है, किस तरीके से डेली बेसिस पे आपको असाइनमेंट्स जो है वो दिए जाएंगे जो आपको कंप्लीट करने टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सिमिलरली देयर इज अनदर सीरीज जो लोग 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज, जिसमें आपको डे वाइज असाइनमेंट्स जो है वो दिए जाते हैं, जिसमें आपको नोट्स रहते हैं, आपके माइंड मैप्स रहते हैं, वीडियोस रहते हैं, वीडियोस आपके लेक्चर के कंसर्निंग भी होते हैं, एट द सेम टाइम एमसीक्यूज कंसर्निंग लेक्चर्स भी आपके रहते हैं, सो दैट यू कुड प्रिपेयर इट और एट द एंड ऑफ 200 डेज आपकी जो होलसम तैयारी है एग्जाम को लेकर वो आप कंप्लीट कर पाए। चलिए, इसको सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो exam.network.com पर जा सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? बेसिकली केवीआईसी को लेकर 3 स्टेटमेंट्स हैं, लेट्स सी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होती है। केवीआईसी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, हो सकता है। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंदर ये काम करती है। केवीआईसी रिसेंटली लॉन्च्ड इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट कॉल्ड खादी प्राकृतिक पेंट। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो क्या केवीआईसी एक ऑटोनोमस बॉडी है? तो यस, केवीआईसी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। और कहीं ना कहीं हमें पता ही है कि इट डज नॉट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री, क्योंकि वैसे भी कॉमन सेंस को यूज करके इसको एलिमिनेट किया जा सकता था, कंपैरेटिवली इजी एलिमिनेशन था ये। केवीआईसी ने अभी रिसेंटली एक खादी प्राकृतिक पेंट जो है उसको लॉन्च किया है। इसका आंसर आप तभी कर पाते हैं अगर आप रेगुलर बेसिस पे जो हमारे वीडियोस आते हैं एमसीक्यूज के वो देख रहे हैं, क्योंकि 2-3 दिन पहले जब ये लॉन्च हुआ था और जिस दिन लॉन्च होने वाला था उसी दिन मॉर्निंग में मैंने आपको ये बताया था खादी प्राकृतिक पेंट जो है इसको लॉन्च किया जा रहा है। नॉन टॉक्सिक नेचर का ये पेंट है। जल्दी से बताएं मेन इंग्रेडिएंट क्या था इसके अंदर? काउडंग, याद आ रहा है आपको? तो यहाँ पे काफी नेचुरल वे में, ऑर्गेनिक वे में ये पर्टिकुलर जो पेंट है वो बनाया गया है, कोई भी केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया। इवन जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसने भी इस पेंट को सर्टिफाई किया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द पेंट, जो लिखी हुई है एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल है। क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने है। पहली कहती है मेरा गांव मेरा गौरव वाज लॉन्च्ड इन 2015, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, हो सकता है। पीएमओ के द्वारा इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है एंड इट एम्स टू प्रमोट डायरेक्ट इंटरफेस ऑफ साइंटिस्ट विद द फार्मर्स टू हेस्टन द लैब टू लैंड प्रोसेस। तो लैब से लैंड का जो प्रोसेस होता है उसको स्पीड अप किया जा सके, इस वजह से ये डायरेक्ट इंटरफेस क्रिएट कर रहा है साइंटिस्ट और फार्मर्स के बीच में। सोचिए क्या हो सकता है इसका आंसर। चलिए, तो यहाँ पे देखा जाए अगर तीनों स्टेटमेंट्स के बारे में, मेरा गांव मेरा गौरव जो है 2015 में लॉन्च किया गया था, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिकली एज पर दिस स्कीम जो 20,000 एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हमारे यहाँ पर है उनको कहा गया कि आपको अब जो अटेंशन है वो रिसर्च के अलावा आपको एजुकेशन के अंदर भी देनी है। तो बेसिकली आपको फार्मर्स के साथ इंटरैक्ट भी करना है, उनको चीजें बतानी भी है कि किस तरीके से नई साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं और किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है, और साइंटिफिक मेथड जो है वो भी आपको उनको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो है साइंटिस्ट के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। आईसीएआर इसे इंप्लीमेंट कर रहा है, आईसीएआर नॉट पीएमओ।
तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपको इनकरेक्ट बताना था, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 क्वेश्चन बात करता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को लेकर, पूछा गया इसको लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डिनोट्स प्रेवलेंस ऑफ हायर टैक्सेस ऑन इनपुट्स देन ऑन फिनिश्ड गुड्स। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर डिनोट करता है कि हायर टैक्सेस जो है वो प्रिवेल करते हैं किसके ऊपर, इनपुट्स के ऊपर रादर देन फिनिश प्रोडक्ट्स के ऊपर। सेकंड, इट हर्ट्स द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट्स को ये हर्ट करता है। इट इंक्रीजेस इनपुट टैक्स क्रेडिट व्हिच फर्दर क्रिएट्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम अंडर जीएसटी। इसमें आईटीसी जो है वो इंक्रीज होता है जिससे कि फर्दर जीएसटी और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफी प्रॉब्लम होती है। सोचिए, इकोनॉमी का क्वेश्चन है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, इतना इजी नहीं है आंसर करना, बट ध्यान से पढ़िए और फिर इसको आंसर करिए, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जो है, हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो काफी टाइम से फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह रही है कि आप ये जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो इशू है इसे सोल्व करें। इसमें होता क्या है बेसिकली, देखिए मान लीजिए देयर इज अ मैन्युफैक्चरर जिसने रॉ मटेरियल परचेज किया और रॉ मटेरियल पे जो टैक्सेशन का लगा मान लीजिए 15%, ठीक है। फर्दर उसने फिनिश गुड्स बनाई इसकी, और फिनिश गुड्स पे जो आपका टैक्सेशन लगा वो था 5%। तो यहाँ पे जब फिनिश्ड गुड्स का जो टैक्सेशन है वो रॉ मटेरियल के जो टैक्सेशन होता है उससे कम होता है, वहां पे हम कहते हैं देख, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो आपका रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर जो टैक्स रेट है, जैसे कि यहाँ पे वो ज्यादा होती है फिनिश गुड्स की जो टैक्स रेट होती है उससे। सो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब इससे होगा क्या, देखिए बहुत ज्यादा परेशानी जो है वो टैक्स सिस्टम में भी होने वाली है और इवन मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स को भी होने वाली है, बिकॉज अभी यहाँ पे जो इंडिविजुअल होगा, जो मैन्युफैक्चरर है, वो डेफिनेटली इनपुट टैक्स क्रेडिट मांगेगा और फिर उसको यहाँ पे रेट जो है वो ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे जो रेट है वो कम रेट है, तो डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो तो उसको रिटर्न करना ही पड़ेगा ना। इसका एक रेपरकशन ये भी बताया जाता है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है ये हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को एडवर्सली इंपैक्ट करती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्सेस टैक्स जो वो पे किया जा रहा है, तो जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट है वो ज्यादा टैक्स पे कर रहा है, वो ज्यादा हो जाएगी एंड कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो कि यहाँ पर अपनी गुड्स को बेच रही हैं अपनी ही कंट्री के अंदर, डोमेस्टिकली हम एक डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे चले जाएंगे और हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे चले जाएंगे। सो इट हर्ट्स द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारा पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इंक्रीज हो जाता है और फर्दर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम हो जाती है जीएसटी के अंदर। तीनों चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, आंसर आपका हो जाएगा डी। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन इज अबाउट स्वामी विवेकानंद। पूछा गया स्वामी विवेकानंद को लेकर बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। ही फाउंडेड रामकृष्ण मिशन टू स्प्रेड रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स। तो क्या उन्होंने रामकृष्ण मिशन फाउंड किया था या रामकृष्ण परमहंस ने किया था, ध्यान से आंसर करिएगा। नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड टू मार्क हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑन 12 जनवरी एवरी ईयर। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जो कि फ्रांस के अंदर हुई थी। सोचिए, चलिए देखिए उनका एक एड्रेस था वो तो काफी फेमस है, आप जानते ही हैं। वो फेमस उसके स्टार्ट की वजह से, जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने जो पहली लाइन बोली थी वहां पर, और पहली लाइन में ऐसा क्या बोला था, आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो लाइव बताइए, नहीं तो बाद में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये फेमस क्यों हो गया था, ये जो इन्होंने एड्रेस दिया था। और मैंने आपको बताया कि जो कि यूएस के अंदर है, तो वैसे ही फ्रांस वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो यस, नेशनल यूथ डे जो है 12 जनवरी को उन्हीं की याद में, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पे मनाया जाता है, और उन्होंने ही रामकृष्ण मिशन को फाउंड किया था अपने गुरु जो उनके रामकृष्ण परमहंस थे उनकी याद में। और यहाँ पर काफी सारे जो सोशल काम है जैसे कि डिस्पेंसरीज, मेडिसिन वगैरह, बच्चों की पढ़ाई, ये सब चीजें इसके अंदर करी जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अभी क्विकली रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर अपने लेक्चर को, और आंसर्स आप ही नहीं करने, सो बी रेडी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा और ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब एक्टिव रिवीजन हम करेंगे जिसमें आप आंसर करने वाले हैं। चलिए म्यूचुअल फंड्स में मुझे बताएं कि सेबी ने अभी रिसेंटली क्या कहा है, कितने कैटेगरीज में यहाँ पे जो रिस्क है वो बताया जाएगा। मैंने आपको बताया था काफी सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके आगे वेरियस डेट एंड इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, उस पर पैसा कमाया जाता है, जिसमें से एक शेयर जो है आपसे शेयर किया जाता है, बाकी जो आपके फंड मैनेजर होते हैं वो रखते हैं। इसमें फीस भी चार्ज करी जाती है। और अभी जो है यहाँ पे रिस्क लेवल जो होगा ये बताया कि 1 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। हर म्यूचुअल फंड के साथ रिस्क लेवल उसका अटैच किया जाएगा ताकि जनता जो है एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सके। फिर हमारा डिस्कशन आईपी के लेकर हुआ था, जल्दी से मुझे बेस ईयर इसका बता दें। मैंने आपको बताया था मोस्टली सीएसओ इसको लेकर आता है, 40% जो है 8 इंडस्ट्रीज जो है वो इसका फॉर्म करती है, जिसके बारे में मैंने आपसे पूछा था, नाम बताएं। आईपी जो है इसमें वेरियस ग्रोथ जो है अलग अलग सेक्टर के अंदर दिखाई जाती है फॉर अ फिक्स पीरियड। जो 8 सेक्टर्स थे मैंने आपको बताए थे 2011 और 12 इसका बेस ईयर है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी से, इसको हेड कौन करते हैं जल्दी से बताया। मैंने आपको बताया था कि इसमें होम मिनिस्टर, एमओडी, एमईए और आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी होते हैं। इंपॉर्टेंट डिसीजन अपॉइंटमेंट से लेकर हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर से लेकर हो, वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अंदर लिए जाते हैं। और अभी कहा था कि एलसी तेजस को हम एक्वायर करेंगे, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। चलिए फिर हमारा डिस्कशन हुआ था पोंगल को लेके, जल्दी से बताएं कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। तमिलनाडु का फेस्टिवल है
और इसके अंदर थैंक्स गिविंग करी जाती है भगवान को और नेचर को, सो इट्स सॉर्ट ऑफ थैंक्स गिविंग फेस्टिवल, ध्यान रखिएगा। 4 दिन का लंबा फेस्टिवल होता है, जल्लीकट्टू भी इसके अंदर ही आता है। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, यस या फिर नो, ये बताइएगा मुझे। मैंने आपको बताया था इट डज नॉट कम अंडर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, और ये जो काम करती है आपके जो इलेक्शंस कराने होते हैं पंचायत की, म्यूनिसिपैलिटीज के, वो सारे कराए जाते हैं। आर्टिकल्स भी मैंने आपको यहाँ पे बताए, और अपॉइंटमेंट जो है वो करी जाती है गवर्नर के द्वारा। सो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, ध्यान रखिएगा। देन हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 6 को लेके, पूछा गया था बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जल्दी से मुझे उस पेंट का नाम बता दें जो कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा बनाया गया। इट इज एन ऑटोनमस बॉडी, हैवी इंडस्ट्री के अंदर नहीं आती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पेंट का नाम भी आपको बताऊंगा, और उसकी जो खासियत है वो भी यहाँ पे खादी प्राकृतिक पेंट जो है सर्टिफाइड बाय BIS, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, नॉन टॉक्सिक नेचर का है। इनका आपको बताना था नेक्स्ट में मेरा गांव मेरा गौरव के बारे में। जल्दी से बताएं इसे इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, नाम बताया था मैंने आपको। यहाँ पे 2015 में इसको लेके आया गया था। प्रमोट करता है डायरेक्ट इंटरफेस साइंटिस्ट का, बेसिकली उनको कहा गया है, मोटिवेट किया गया कि आप किसानों को हेल्प करें, किसानों को बताएं, रिसर्च के बारे में बताएं, स्टडीज के बारे में बताएं, उनको नॉलेज दें, सो दैट बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जा सके और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है ICAR के द्वारा। चलिए, फिर डिस्कशन हुआ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। जल्दी से मुझे ये बताइएगा कि इससे नुकसान किसको होने वाला है सबसे ज्यादा। देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा कॉम्प्लेक्सिटी, पहले ही हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो व्यापारी है उसको वैसे ही नहीं समझ में आता। GST के बाद तो वैसे ही वो परेशान है, और CS के ऊपर डिपेंडेंसी और भी इंक्रीज हो चुकी है। लेकिन अभी तो ऐसा है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की वजह से बहुत सारी चीजें उसको समझ में नहीं आ रही कि ये चीज हो क्या रही है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से चीजें और भी कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। दैट्स वाई आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा था कि ये जो आपका एक लूप होल है इसको सही करें आप, जिसमें कि फिनिश गुड के ऊपर टैक्सेशन रेट कम है, और जो आपके रॉ मटेरियल होता है, जो आपका परसेंटेज है वो काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो मैन्युफैक्चरर है उनको नुकसान होने वाला है। फिर बाद में हमारा डिस्कशन हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर, स्वामी विवेकानंद को लेकर। जल्दी से बताएं, उन्होंने पहला अपना जो एड्रेस किया था वो काफी फेमस रहा था, कहाँ पर दिया था, जगह का नाम बताइएगा। और उन्होंने रामकृष्ण मिशन को भी फाउंड किया था। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है शिकागो के अंदर, उनका यहाँ पे फर्स्ट पार्लियामेंट जो थी वो हेल्ड हुई थी। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन जो आपको आंसर करना है, टू विन द फ्री PDF NPA के डेज बताइए, कितने दिन के बाद अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट नहीं दिया जाता तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर पैसा है ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया। दिन तो होंगे ना कोई 10 भी हो सकते हैं, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, एक साल भी हो सकता है। सोचिएगा इसके बारे में। एंड देखिए, चलते चलते 6 क्वेश्चन हमने अपने पेपर नंबर 1 से कब कंप्लीट कर लिया पता ही नहीं चला। इस तरीके से आपका कैसे पेपर नंबर 1, 2, 3, 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे लिखते रहते हैं, और उसके बाद जो कॉन्फिडेंस आएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। देखिए, बहुत बार आपको बीच में लगेगा कि हो सकता है ग्रुप में मेरा कोई आंसर चेक नहीं कर रहा है, मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए, या मैं अच्छा नहीं लिख पा रहा हूँ, मुझे लिखना छोड़ देना चाहिए, टाइम नहीं मिल पा रहा है इसलिए मुझे नहीं लिखना चाहिए। बट उस चीज को बीच में मत आने दीजिएगा। यूर जॉब इज टू राइट। कोई चेक कर रहा है या नहीं कर रहा है, एटलीस्ट आप तो चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये जो रिदम है इसको टूटने मत दीजिएगा। आपको लगातार रोज एक क्वेश्चन जो है, जो पिछले जो हमारे 4 पेपर हुए GS 1, 2, 3, 4, उसमें से मैं आपको दूंगा और वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आज का क्वेश्चन है, वर्तमान में लो एंड इस्पात उद्योगों के कच्चे माल के स्रोत से दूर स्थिति का उदाहरणों सहित कारण बताएं। अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल्स। 150 शब्दों में 150 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर आपको ग्रुप के ऊपर करना है। तो ग्रुप के ऊपर जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे सबमिट कर दीजिएगा। एंड आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी मेंबर कि आप एक दूसरे के क्वेश्चंस को चेक करें, क्योंकि अदरवाइज उस ग्रुप को बनाने का कोई लॉजिक नहीं है, कोई फायदा नहीं है। द मेन पर्पस इज कि आप एक दूसरे के क्वेश्चंस को चेक करें और एक अच्छा फीडबैक जो है वो देने की कोशिश करें, सो दैट एट द एंड ऑफ द ईयर जब आपका एग्जाम होता है तो आप सभी को उसके अंदर सक्सेस मिले एक दूसरे के फीडबैक को यूज करते हुए। चलिए, तो लास्ट टाइम जिसने करेक्ट आंसर दिया था, तो यहाँ पे काव्या ने करेक्ट आंसर दिया। तो काव्या, आपने फ्री PDF जीती। आप मुझे Prince_Luthra पे टेलीग्राम कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आपको जो PDF चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। मार्क्स को कमेंट सेक्शन में लिखना जरूरी है, सो दैट यू कुड सी योर मार्क्स इंप्रूविंग इन द कमिंग डेज, कि कैसे आपने, काफी सारे मैसेजेस मेरे पास आते भी हैं। नेक्स्ट टाइम से मैं शेयर करना शुरू करूंगा आपसे, सो दैट आपको भी मोटिवेशन मिले। रिसेंटली सोनू का मैसेज मेरे पास आया था जिसमें बताया गया था कि स्टार्टिंग में उनके मार्क्स होते 2 या 3 के आसपास आते थे, अभी वो 6 to 7 का स्कोर करें, विच इज अ बिग इंप्रूवमेंट। तो दैट्स हाउ यू विल इंप्रूव ऑल्सो, अगर आप अपने रेगुलर बेसिस पे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करते हैं और उससे भी जरूरी है एनालाइज करते हैं, ठीक है। मार्क्स को लिखना मत भूलिएगा, ताकि जब पीछे मुड़ के आप देखें आज से 1, 2, 3 महीने पहले, तो आपको देखें कि आपका पहले पैटर्न क्या हुआ करता था मार्क्स का और कैसे इंप्रूव हो गया। टेलीग्राम में 10 बजे 10 PM पे आपको इसकी जो PDF है वो मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू टुमारो विद 10 न्यू टॉपिक्स। और यस, जो हमारा अभी 9 PM पे क्लास नई शुरू हुई है रैपिड फायर क्वेश्चन की, यहाँ पे मैं लाइव आता हूँ यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, 9 PM लाइव ऑन द सेकंड चैनल। तो यहाँ पे जो सेकंड चैनल है, मैंने आपको यहाँ पीछे दिखाया था शायद,
दिस इज द सेकंड चैनल। यहाँ पे मैं 9 PM लाइव आता हूँ, जहाँ पे हम 10 रैपिड फायर क्वेश्चन, मतलब 10 से 15 मिनट के अंदर, यूजुअली हमारे 15 मिनट लग जाते हैं इसके अंदर, हम 10 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं रैपिड फायर तरीके से। एंड दीज आर करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर ऑल एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, पीसीएस, ईपीएफओ, बैंकिंग, किसी भी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे जीके पूछी जाती है, जनरल नॉलेज पूछी जाती है, वहां पर ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड। यहाँ पे आपको जो लिंक है वो टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज आप नेटवर्क यूपीएससी चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सो दैट जब भी ये लाइव सेशन हमारा होता है आप उसको अटेंड भी कर पाए और लाइव मेरे साथ कॉन्वर्सेशन कर पाए, बिकॉज मैं वहां पर आपके आंसर्स देखता हूँ कि कौन कौन उसे करेक्ट कर पा रहा है और कौन कौन नहीं कर पा रहा है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम मार्क्स भी देखते हैं किसने कितना स्कोर किया। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आई विल सी यू एट 9 PM टुडे। सो सी यू देयर। हैव अ नाइस डे।